गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं इंद्रेश सर एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के सेगमेंट में संप्रभुता सॉवरेंटी का अध्ययन करेंगे। तो आप देखें कि जब भी आप इस फील्ड में आते हैं तो एक निराशा का भावना कभी भी जीवन में होनी नहीं चाहिए, और इसके साथ साथ आपको हमेशा स्ट्रगल करना है, हमेशा कंटिन्यू स्ट्रगल। जो कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहे हैं वही आज सफल पे हैं। ठीक, यहां पर विद्वता की बात नहीं आती है, यहां सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल की आती है। संघर्षों का कोई विकल्प नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे कहावत आती है कि आसमां ने सोचा जहां बिजलियां गिराने की, हमने भी जिद की है वहीं पर आसमां बनाने की। फिर इसके साथ साथ एक कहावत आती है कि जो होना है वह होकर रहेगा। यह एक पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे वह होगा, इसी में जीवन है। संघर्षों के साये में इतिहास बदलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। फिर इसके साथ साथ एक कहावत और भी आती है कि जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर ले। जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर ले, और जिधर नदी बहती है उधर कश्तियां कर लें। तो आपके सामने एक बहुत अच्छा अवसर आने वाला है टीजीटी पीजीटी को लेकर के। जो सरकारी नौकरी बनने का सपना आपने सजोया था वह सपना अब साकार होने वाला है, और जो आप पर समाज और परिवार के भरण पोषण का दायित्व था वो भी अब आप पूरा होने वाला है। तो आप सभी लोग एकदम पूरे मनोयोग के साथ अपने विषय पर, अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित हो जाएं। और आज हम लोग बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक का अध्ययन करेंगे। उस टॉपिक का नाम है संप्रभुता सॉवरेंटी। संप्रभुता क्या है, सॉवरेंटी क्या है, जाने हम देखें कि संप्रभुता क्या है, किसको संप्रभुता बोला जाता है और किसको संप्रभु बोला जाता है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वह टॉपिक है संप्रभुता सॉवरेंटी। किसको आप संप्रभुता बोलते हैं, आज हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। जैसे आप देखेंगे संप्रभुता के लिए अंग्रेजी में सॉवरेंटी शब्द का प्रयोग किया जाता है, और यह शब्द लैटिन के दो शब्दों से बनकर बना है, एक सुपर और एक एनस, और इसका सेंस होता सर्वोच्च सत्ता, एपेक्स, सर्वोच्च सत्ता। जब भी सर्वोच्च सत्ता की बात आती है तो जब सर्वोच्च सत्ता हो गई तो किसी के नियंत्रण में काम नहीं करेगी, उस पर कानून का कोई भी बंधन नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई भी आदेश या कोई बंधन नहीं होगा, उसी को हम बोलते हैं संप्रभुता। और जो संप्रभुता सेंस का प्रयोग किया जाता है यह राज्य के संदर्भ में किया जाता है हमेशा, और व्यक्ति के संदर्भ में संप्रभु का प्रयोग किया जाता है, और राज्य के संदर्भ में संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यहां से फिर एक एक तथ्य बनना शुरू हो जाएगा एग्जाम के लिए कि संप्रभुता शब्द की बात सबसे पहले किसने की है। तो ये संप्रभुता शब्द की बात सबसे पहले बोधा ने की है। बोधा की एक बुक आती है, उस बुक का नाम है 6 बुक कंसर्निंग द स्टेट या रिपब्लिक। यह 1576 में लिखी गई। इसी में सबसे पहले संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर बोधा का एक स्टेटमेंट आता है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं है, कानून का कोई नियंत्रण नहीं है। यह बोधा का स्टेटमेंट है, और यह स्टेटमेंट आपसे बार बार पूछा जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे जो संप्रभुता है वह आधुनिक अवधारणा है, मॉडर्न अवधारणा है संप्रभुता। अगर हम आप देखें प्राचीन काल में संप्रभुता के लिए सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग हुआ है, लेकिन यदि आप मध्यकाल में आएंगे तो क्षेत्रीय अधिपत्य का शब्द का प्रयोग हुआ है, और मध्यकाल संप्रभुता का एक अंधेरा युग आया था। लेकिन जब आप मॉडर्न देखेंगे आधुनिक, तो संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब संप्रभुता एक गतिशील अवधारणा है, और ये आधुनिक राज्यों के साथ जुड़ी है। जब आप राज्य के तत्व पढ़ते हैं, जैसे गार्नर की परिभाषा आती है, राज्य के 4 तत्व होते हैं,
जनसंख्या होती है, भूभाग होती है, सरकार होती है और एक संप्रभुता होता है। तो ये जो संप्रभुता राज्य का जो तत्व है, इसी को राज्य की प्राण कहा जाता है, इसी को राज्य की आत्मा कहा जाता है। और संप्रभुता ही एक ऐसा है कि जो आंतरिक और विदेश नीति का निर्धारण स्वतंत्र रूप से होता है। फिर इसके बाद आपको यहां पर जानना होगा कि संप्रभुता का निवास कहां पर होता है, संप्रभुता कहां पर रहती है, कहां पर दिखाई देती है, आप उसको ढूंढेंगे कहां, इसके विषय में आए जाने कि संप्रभुता का निवास स्थान कहां पर है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि संप्रभुता राजा में निहित होती है, कुछ लोग कहते हैं कि संप्रभुता जनता में निहित होती है, कुछ लोग कहते हैं कि संप्रभुता निर्वाचक मंडल में निहित होती है और कुछ लोग कहते हैं संप्रभुता संसद में निहित होती है। लेकिन वास्तव में संप्रभुता का निवास स्थान कहां पर होता है, तो संप्रभुता राज्य में निहित होती है। जो राजशाही के समर्थक हैं, मोनार्की के समर्थक हैं, वह ये मानते हैं कि संप्रभुता राजा में होती है और जो लोकतंत्र के समर्थक हैं वह ये कहते हैं कि संप्रभुता जनता में होती है और कुछ लोग ये कहते हैं कि निर्वाचक मंडल में होती है। लेकिन वास्तव में संप्रभुता कहां पर होती है, राज्य में होती है। जब भी ये पूछा जाए संप्रभुता कहां पर होती है, आप आंसर लगाएंगे राज्य आंसर लगाएंगे। जैसे आप देखे होंगे कि गार्नर की इसमें परिभाषा आती, गार्नर कहते हैं कि जनता का समूह चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, उस असंगठित समूह में संप्रभुता निवास नहीं कर सकती। अगर आपसे क्वेश्चन बने क्या संप्रभुता जनता में होती है या राज्य में, अगर ये चीज आप बने तो आप भारतीय संविधान को पढ़ते, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, उसमें भी लोक संप्रभुता की बात की गई है। लेकिन जो ये लोक संप्रभुता है ये असंगठित समूह है। जब भी संप्रभुता का निवास होता तो कहीं न कहीं संगठित समूह में ही होगा। तो जब भी आपकी बात हो संप्रभुता को, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि संप्रभुता राज्य से जुड़ी है और इसी को राज्य का प्राण या आत्मा कहा जाता है। फिर इसके बाद संप्रभुता देखेंगे दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक संप्रभुता और एक बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता के जनक गार्नर हैं और बाह्य संप्रभुता के जनक ग्रेशियर को माना जाता है। अब आंतरिक संप्रभुता क्या होती है, बाह्य संप्रभुता क्या होती है, इसको हम क्या जाने। तो आंतरिक संप्रभुता का सेंस होता है कि राज्य के अंदर निवास करने वाले सभी व्यक्ति, फिर इसके साथ साथ संगठित समूह, निकाय जो भी है राज्य के अंदर, राज्य की बाउंड्री के अंदर, वो सब पर जो है उसका नियंत्रण होता है और उसके बाद मनमाने आदेश दे सकती है, मनमाने बलपूर्वक आदेश का पालन करा सकती है, उसके विरुद्ध कोई भी अपील दलील नहीं दी जा सकती। फिर यदि हम बाह्य संप्रभुता की बात करते हैं तो बाह्य संप्रभुता के जनक आपको ग्रेशियस मिलेंगे। बाह्य संप्रभुता का मतलब होता है राज्य बाहरी बंधन से पूरी तरह से मुक्त होगा, चाहे वह प्रत्यक्ष प्रेशर की बात की जाए या फिर अप्रत्यक्ष प्रेशर की, मतलब राज्य पर किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई दबाव नहीं होगा। राज्य अपनी नीति का निर्धारण स्वतंत्र रूप से करेगा, किसी के दबाव में नहीं करेगा। फिर इसके बाद कुछ ऐसे तथ्य आते हैं किसकी जो बाह्य संप्रभुता है वह अंतरराष्ट्रीय विधियों द्वारा मर्यादित होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन कोई राज्य स्वेच्छा से करता है, जब चाहे तो वह अपना संबंध तोड़ सकता है। जैसे भारत एक संप्रभु है, जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, तो ये जो संपूर्ण प्रभु संपन्न शब्द है इसका मतलब होता है कि राज्य अपनी गृह नीति और बाह्य नीति का संचालन स्वतंत्र रूप से करेगा, किसी के दबाव में नहीं करेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की है इसलिए वह संप्रभु नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। भारत ने जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की है वह अपनी स्वेच्छा से की है, जब चाहे तो वह राष्ट्रमंडल की सदस्यता को छोड़ सकता है। हम एक एक तथ्यों को देखते हैं कंपटीशन के हिसाब से। संप्रभुता, अगर हम इसकी इंग्लिश देखें तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है सॉवरेंटी। सॉवरेंटी शब्द का प्रयोग किया जाता है, सॉवरेंटी। और इसका सीधा सीधा अर्थ क्या होता है,
अगर इसके अर्थ पर आते हैं तो इसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च सत्ता। अब हम देखते हैं इस सॉवरेंटी शब्द को, देखते हैं सॉवरेंटी शब्द को। सॉवरेंटी शब्द को देखेंगे तो जो सॉवरेंटी शब्द है यह लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका शब्द है सुपर और एक आपका शब्द है इनस। यह दो शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ क्या होता है? इसका सीधा सीधा अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च सत्ता अर्थ होता है। और ये जो सर्वोच्च सत्ता है, संप्रभुता, इसी को राज का प्राण या आत्मा कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं और सारी चीज को देखते हैं। जैसे आप देखेंगे कि राज्य के आप देखेंगे तो चार तत्व आपको दिखाई देगा, चार तत्व। ये राज्य के चार तत्व क्या होते हैं? जैसे आपको मिलेगा एक तत्व जनसंख्या आपको मिलेगा, फिर इसके बाद एक तत्व आपको मिलेगा भूभाग मिलेगा, फिर इसके साथ साथ एक तत्व आपको मिलेगा सरकार मिलेगा, और एक आपको मिलेगा संप्रभुता। ये राज्य के चार तत्व होते हैं। संप्रभुता, यही जो संप्रभुता है, यही जो संप्रभुता आप देख रहे हैं, इसी को बोला जाता है राज्य का प्राण बोला जाता है। राज्य का प्राण हम इसी को बोलते हैं और इसी को बोला जाता है राज्य की आत्मा, इसी को हम बोलते हैं राज्य की आत्मा या राज्य का प्राण। अब यहां पर हमको यह जानना होगा कि संप्रभुता के जनक कौन है। इस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं कि संप्रभुता के जनक कौन है। इसको हम देखते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा कि संप्रभुता के जनक कौन है। तो हम लोग इस तरफ चलते हैं, संप्रभुता के जनक को देखते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि संप्रभुता के जनक कौन है, जनक आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे संप्रभुता के जनक किसको माना जाता है? बोधा को माना जाता है संप्रभुता के जनक। और बोधा की एक बुक आती है, एक पुस्तक आती है, पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम है कि 6 बुक्स कंसर्निंग द स्टेट। ये बोधा की पुस्तक है या रिपब्लिक बोल सकते हैं, और यह पुस्तक है 1576। इसी बुक में सर्वप्रथम संप्रभुता का प्रयोग आपको मिलाई देगा। इसीलिए संप्रभुता के जनक आपको कौन माने जाते हैं? बोधा माने जाते हैं। फिर अगर आप देखेंगे कि संप्रभुता, आप देखें आपसे और भी क्वेश्चन क्या बनता है उसके विषय में आप देखें। जैसे आपसे यह पूछा जाता है कि आंतरिक संप्रभुता की अवधारणा किसने दी है, यह आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। फिर इसके साथ साथ आपसे यह पूछा जाएगा कि बाह्य संप्रभुता की अवधारणा किसने दी है, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा। फिर उसके साथ साथ आपको राजनीतिक संप्रभुता पूछा जाएगा कि राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा किसने दी है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, राजनीतिक संप्रभुता। फिर इसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा कि लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किसने दी है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किसने दी है। फिर इसके साथ साथ आपसे यह भी पूछा जाएगा कि वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा किसने दी है, वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा किसने दी है। अब एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे प्रश्न यह बनता है कि आंतरिक संप्रभुता, इसका आप आंसर बताएंगे गार्नर है। अगर आपसे बाह्य संप्रभुता पूछा जाए तो इसका आप आंसर बताएंगे ग्रेशियस। फिर अगर आपसे राजनीतिक संप्रभुता पूछा जाए तो आप इसका आंसर देंगे लाक। और अगर आपसे लोकप्रिय संप्रभुता की बात की जाए तो आप इसका आंसर बताएंगे रूसो।
अगर आपसे वैधानिक संप्रभुता की बात की जाए तब आप इसका आंसर देंगे हॉब्स। अब आपने देख लिया बहुत व्यवस्थित तरीके से कि संप्रभुता के जनक कौन हो गए, बोधा। अगर आपसे आंतरिक संप्रभुता पूछा जाए तो आप आंसर देंगे गार्नर ने दी। अगर बाह्य संप्रभुता की बात की जाए तो ग्रेसियस। राजनीतिक संप्रभुता लाक। लोकप्रिय संप्रभुता रूसो। वैधानिक संप्रभुता हॉब्स ने दी। फिर इसके बाद आपको समझना होगा कि संप्रभुता का निवास स्थान कहां पर है। इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं कि संप्रभुता का निवास स्थान कहां पे है। इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। संप्रभुता का निवास स्थान, इसको हम देखें कि संप्रभुता का निवास स्थान कहां पर है। ये आपसे कई बार पूछा जाता है, आपको इसको जानना पड़ेगा कि संप्रभुता का निवास स्थान कहां पर है। अब हम देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि संप्रभुता राजा में निवास करती है और कुछ लोग कहते हैं संप्रभुता जनता में निवास करती है। कुछ लोग कहते हैं कि संप्रभुता जो है वह निर्वाचक मंडल में निवास करती है और कुछ लोग कहते हैं कि संप्रभुता संसद में निवास करती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि विधि बनाने वाली संस्था में निवास करती है। विधि बनाने वाली संस्था में कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तव में संप्रभुता कहां पर निवास करती है, कहां पर आपको संप्रभुता मिलेगी, इस संबंध में हमको देखना है। जैसे आप देखेंगे कि जो राजशाही के समर्थक हैं, राजशाही के समर्थक हैं, मोनार्की के समर्थक हैं, उनका यह अवधारणा विचार आता है कि संप्रभुता राजा में निवास करती है। लेकिन जो लोकतंत्र के समर्थक हैं वो कहते हैं कि संप्रभुता कहां पे निवास करती है, जनता में निवास करती है। और कुछ लोग कहते हैं कि संप्रभुता निर्वाचक मंडल में निवास करती है और कुछ लोग कहते हैं विधि बनाने वाली संस्था में संप्रभुता निवास करती है। लेकिन हमको यहाँ पर एक निष्कर्ष की तरफ चलना होगा कि वास्तव में अगर निष्कर्ष की बात की जाए तो संप्रभुता कहाँ पर निवास करती है, इसका उत्तर आता है कि संप्रभुता राज्य में होती है। यह एक राज्य का लक्षण होता है संप्रभुता, और यही लक्षण अन्य लक्षणों से पूरी तरह से क्या करता है, अलग करता है। फिर इसके साथ साथ आपको यह देखना होगा कि संप्रभुता के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। हम लोग इस पर चलते हैं कि संप्रभुता के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, और एक बोधा का कथन हम लोग देख लेते हैं, उस पर हम लोग देखते हुए आगे चलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बोधा का एक स्टेटमेंट आता है। बोधा कहते हैं कि संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों पर, नागरिकों एवं प्रजाजनों पर, नागरिकों एवं प्रजाजनों पर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है, एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं है, जिस पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। यह किसका कथन है? यह बोधा का कथन है। आपसे यह कथन कई बार पूछा गया कि यह कथन किसका है। अब हमको देखना होगा कि संप्रभुता के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। अब हम लोग उसका अध्ययन करते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि संप्रभुता के कितने भाग होते हैं, इसको हम देखें। अगर हम देखें तो संप्रभुता के मुख्यतः दो भाग होते हैं। संप्रभुता के मुख्यतः दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक आपको दिखाई देगा आंतरिक संप्रभुता, आंतरिक संप्रभुता एक आपको दिखाई देगा। अगर दूसरा हम देखें तो दूसरा आपको दिखाई देगा
कि बाह्य संप्रभुता, यह दो भाग आपको दिखाई देगा। अगर हम आंतरिक संप्रभुता की विचारधारा की बात करें तो गार्नर आपको दिखाई देंगे और यहां पर आपको ग्रेशियस दिखाई देंगे अवधारणा के संदर्भ में। अब आपसे प्रश्न ये बना कि ये आंतरिक संप्रभुता क्या होती है, आंतरिक संप्रभुता क्या होती है। अब यही से आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा कि आंतरिक संप्रभुता किसको बोलेंगे। तो आंतरिक संप्रभुता का मतलब होता है कि राज्य की सीमा के अंदर, चाहे वह जनता हो, चाहे वह संगठित समूह हो, चाहे वह कोई निकाय हो, उस पर वह आदेश दे सकता है। अगर हम इसके डेफिनेशन देखें तो इसमें कहा जाता है कि राज्य की सीमा के अंदर, सीमा के अंदर निवास करने वाले जितने भी हों, चाहे वह जनता हो, चाहे वह आपका संगठित समूह हो, संगठित समूह हो, या फिर आपका जो है कोई निकाय हो, ये जितने भी राज्य के सीमा के अंदर हैं, सब पर जो है आदेश दिया जा सकता है, आदेश दिया जा सकता है पूरी तरह से। और इस आदेश का जो होता है वह बलपूर्वक पालन कराया जा सकता है, बलपूर्वक पालन कराया जा सकता है। और इसके विरुद्ध कहीं पर दलील नहीं दी जा सकती है और कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती है, क्योंकि संप्रभुता सर्वोच्च होती है, सर्वोच्च सत्ता होती है। तो राज्य की बाउंड्री के अंदर जितने भी राज्य की सीमा के अंदर हैं, चाहे वह जनता हो, चाहे वह संगठित समूह हो, चाहे वह निकाय हो, सबको आदेश दिया जा सकता है, आदेश का पालन बलपूर्वक कराया जा सकता है। इसके विरुद्ध ना कोई अपील हो सकती है, ना कोई दलील दी जा सकती है। इसी को हम बोलते आंतरिक संप्रभुता। फिर इसके बाद हमसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि बाह्य संप्रभुता किसे कहते हैं। अब हम लोगों को बाह्य संप्रभुता का अध्ययन करना है कि बाह्य संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता का अब हम लोगों को अध्ययन करना है। अगर हम बाह्य संप्रभुता की बात करते हैं तो बाह्य संप्रभुता का अर्थ होता है कि राज्य पर किसी भी प्रकार का आंतरिक और बाह्य प्रेशर ना हो, किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो। मतलब राज्य अपनी नीति का निर्धारण स्वतंत्र रूप से करेगा, नीति का निर्धारण स्वतंत्र रूप से करेगा, स्वतंत्र रूप से करेगा, किसी के दबाव में नहीं कर सकता, किसी भी विदेशी शक्ति के नियंत्रण में नहीं रह सकता। आपको यहां पर ध्यान देना होगा, किसी विदेशी राज्य का कोई दबाव नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा, कोई भी प्रेशर नहीं होगा। कोई भी विदेशी राज्य हो उसका कोई भी प्रेशर नहीं होगा। राज्य अपनी विदेश नीति का निर्धारण स्वतंत्र रूप से करेगा। जैसे कुछ लोग विचारक ये मानते हैं कि जो संप्रभुता होती है, बाह्य संप्रभुता है, उस पर अंतरराष्ट्रीय विधियों द्वारा मर्यादित होती हैं। इसका मतलब होता है कि अंतरराष्ट्रीय विधि, अंतरराष्ट्रीय कानून उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब हमको ये चीज जानना होगा कि यदि कोई राज्य है, कोई स्टेट है, अगर वह अंतरराष्ट्रीय विधियों को मान्यता दे रहा है, अंतरराष्ट्रीय विधियों को, कोई भी अंतरराष्ट्रीय रूल हो, अंतरराष्ट्रीय कानून हो, कोई अंतरराष्ट्रीय विधि हो, यदि उसको मान्यता दे रहा है तो वह उसकी स्वेच्छा है। जब चाहे तो वह अंतरराष्ट्रीय विधि को तोड़ करके अलग हो सकता, क्योंकि यदि वह अंतरराष्ट्रीय विधि के नियंत्रण में कार्य करेगा तो वास्तव में वह सर्वोच्चता हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमको संप्रभुता बनना है। सर्वोच्चता पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो सर्वोच्चता का मतलब होता है कि वह किसी के नियंत्रण में नहीं हो सकती, उस पर किसी प्रकार का रूल लागू नहीं हो सकता।
ठीक, वो किसी के दबाव में नहीं रह सकती, उसको हम बोलते हैं संप्रभुता या सर्वोच्च सत्ता। ये आपका स्वेच्छा है, आप स्वेच्छा से इस अंतरराष्ट्रीय कानून को तोड़ सकते हैं, आप अलग हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे संविधान में संपूर्ण प्रभु संपन्न शब्द का प्रयोग किया गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत ने जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की है, तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने के नाते भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न नहीं कहा जा सकता। यह लॉजिक पूर्णतः गलत है, क्योंकि भारत ने जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की है, वो स्वेच्छा से ग्रहण की है, उसको किसी भी समय वह छोड़ सकता है राष्ट्रमंडल की सदस्यता को। तो आज यहीं तक हम लोग अध्ययन करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग कल जो है नए जोश के साथ, नए एनर्जी के साथ फिर हम आपके साथ उपस्थित होंगे, सेम टाइम सेम चैनल पर। तो आप हमको इजाजत दें। जय हिंद।